गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने इसके पहले आपको मंजरी और महान व्यक्तित्व में दो चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सारा वर्क इसका आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको हिंदी व्याकरण। ठीक है, व्याकरण का पहला आपके हिंदी ग्रामर का पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण चैप्टर 1। सबसे पहले बेटा हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाषा क्या है। ठीक है, आपने इसके पहले भी पढ़ा है भाषा के बारे में, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाषा क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या है। जब हम अपनी बातों को बोलकर या दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, जब आप अपनी बात अपने फ्रेंड से बात करते हैं या किसी से भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ कहना होता है, तो क्या करते हैं, आप बोल के बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी दोस्त दूर है तो या तो आप मोबाइल से मैसेज लिखते हैं, तो अपनी बातों को क्या करते हैं, लिख के बताते हैं। किन चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को, आप जो उनसे कहना चाहते हैं उन बातों को आप बताते हैं। भाषा का मतलब होता है कि जब हम अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को दूसरों के सामने रखते हैं। रखने का मतलब जब हम दूसरों को बताते हैं तो वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है, वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। भाषा का मतलब है कि जब हम अपनी सोच को, अपने विचार को क्या करते हैं, सामने वाले तक प्रकट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि भाषा को प्रकट करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किस चीज की बेटा, माध्यम की। गूंगा व्यक्ति भी समझता है, लेकिन उसके पास उन चीजों को व्यक्त करने के लिए ना तो शब्द होते हैं, शब्द नहीं होते ना, वो बोल के नहीं प्रकट कर सकता। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा को प्रकट करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किस चीज की बेटा, माध्यम की। या तो आप अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, क्या करते हैं, बोलकर। बोल के क्या होगा, वो मौखिक हो जाएगी, मौखिक बोलकर प्रकट करते हैं। और नहीं तो फिर आप अपने विचारों को क्या करके प्रकट करते हैं, लिखकर। तो उसे हम क्या कहेंगे, लिखित। जैसे कि आप फोन पे बात करते हैं तो ये किस चीज का एग्जाम्पल होगा, मौखिक भाषा का। लेकिन जब आप अपनी बुक्स पढ़ते हैं, कॉपी देखते हैं या फिर कुछ न्यूज़पेपर देखते हैं या कुछ भी जब आप पढ़ते हैं तो वो किस चीज का एग्जाम्पल होता है बेटा, लिखित भाषा का। ठीक है, दो भाषाएं, भाषा के दो रूप माने गए हैं, लेकिन एक तीसरा रूप भी मान्य है जिसको हम सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। ठीक है, सांकेतिक भाषा का मतलब है जब हम अपनी बातों को ना बोलकर ना लिखकर, इन दोनों के माध्यम से प्रकट नहीं करके बल्कि तीसरे रूप में प्रकट करते हैं, तो वो होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक का मतलब है कि जब हम इशारों के माध्यम से, जैसे मैंने 2 फिंगर दिखाए, 2 उंगलियां, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 दिखाया जा रहा है। ठीक है, कभी कभी आप अपने दोस्तों को या किसी को भी दूर से बुलाने का इशारा करते हैं, तो वो क्या होता है, मतलब आप जब इशारे से उसे अपनी तरफ बुलाते हैं तो वो समझ जाता है कि आप उसे बुला रहे हैं। आप चिल्ला नहीं सकते, ज्यादा दूर है तो आप कैसे करते हैं, बुलाने का इशारा, हाथ से इशारा करके उसे बुलाते हैं। ठीक है, वो कौन सा, सांकेतिक भाषा। कभी कभी आप दूर होते हैं और किसी से समय पूछना होता है तो आप इशारे में पूछते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि आप उसे समय पूछ रहे हैं। तो भाषा का एक तीसरा रूप भी आता है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, और तीसरा हो जाता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, ठीक है। सांकेतिक भाषा का मतलब जब हम संकेतों के माध्यम से, किसके माध्यम से,
संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं या कोई सवाल पूछते हैं, वो कौन सी भाषा कहलाएगी बेटा? सांकेतिक भाषा। ठीक है। मौखिक भाषा जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, ठीक है, जैसे मंदिर में आरती हो रही है या फिर रेडियो चल रहा है, तो वो अपने विचारों को, अपनी बातों को कैसे प्रकट करते हैं? आपको कैसे पता चलता है? सुनकर पता चलता है। वो जब हम बोलकर किसी चीज को प्रकट करते हैं तो वो कौन सी भाषा में आती है? मौखिक भाषा में। लेकिन जब हम लिखकर किसी चीज को प्रकट करने की कोशिश करते हैं, जैसे पहले पत्र लिखा जाता था, आप मैसेज लिखते हैं या फिर बुक्स पढ़ते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल में आते हैं बेटा? लिखित भाषा के। और जब आप इशारे से या संकेतों के माध्यम से कोई बात रखते हैं तो वहां कौन सी भाषा आती है बेटा? सांकेतिक भाषा। क्लियर हो गया? अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं। भाषा के अंग, भाषा के कौन कौन से अंग होते हैं? आखिर ऐसे ही तो भाषा बनी नहीं होगी। लिखने के लिए, बोलने के लिए तो बोल दिया, लेकिन जब हम उसको लिखित रूप देते हैं तो किसी चीज की आवश्यकता होती है, शब्दों की आवश्यकता होती है। और शब्द किससे बनते हैं? वर्ण से। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, और वाक्य जब पूरा होता है तो हमारी वो भाषा बनती है जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। तो भाषा के अंग कितने होंगे? पहला होगा वर्ण, ठीक है, दूसरा, पहला वर्ण, दूसरा शब्द, और तीसरा होगा वाक्य। भाषा के कितने अंग होंगे? भाषा के 3 अंग होंगे, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है ना बेटा? पहला तो भाषा के रूप हो गए। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। आइए अब हम आप सब इस सब की डिफिनेशन एक बार और क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना बेटा? आइए हम आपको एक बार फिर भाषा और व्याकरण की डिफिनेशन समझा देते हैं। जैसा कि भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, भाषा कहलाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। भाषा के कितने प्रकार हैं? भाषा के 3 प्रकार हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है ना बेटा? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम बोलकर अपनी बात को प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा में आती है। अब हम आपको बताते हैं मौखिक भाषा की परिभाषा। जब हम बोलकर अपने विचारों तथा भावों को अभिव्यक्त करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। क्या करते हैं? जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा, लिखित भाषा, लिखकर विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। क्लियर ना बेटा? सांकेतिक भाषा, जब हम अपने भावों और विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं। मैंने बताया ना, संकेतों के द्वारा जब हम प्रकट करते हैं तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? सांकेतिक भाषा। भाषा के कितने अंग हैं? मैंने जैसा कि आपको बताया, वर्ण, शब्द और वाक्य। जैसा कि आप जानते हैं, ध्वनि की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण जैसे आपको पता है, हम लिखते हैं क। क के टुकड़े हो सकते हैं। क में अगर हमने हलंत लगाया तो इसके टुकड़े नहीं होंगे, लेकिन क अगर हमने सिंपली ऐसे लिखा हुआ है तो इसके टुकड़े हो सकते हैं बेटा। हाँ, क प्लस अ इक्वल टू क। ठीक है, क के टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वर्ण। ठीक है, और वर्णों का जब हम क के साथ ल कोई भी शब्द जोड़ते हैं तो एक शब्द बन जाता है कल। शब्द बन जाता है कल। और जब इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है,
कल राम घर जाएगा। ये अलग अलग शब्द हैं जिनको एक कर दिया गया है, वो भी सार्थक ढंग से, तो ये एक वाक्य का रूप ले रही है। क्लियर ना बेटा? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई ना बेटा को? इतनी चीज़ें भाषा, भाषा के रूप, भाषा के प्रकार और भाषा के अंग, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई ना बेटा। अब हम आपको पहले समझा देते हैं लिपि। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि लिपि क्या है। ठीक है, लिपि आपका अगला टॉपिक है लिपि। जैसा कि ये नाम से खुद को बता रहा है कि लिपि, लिपि का क्या मतलब होता है। आपने कभी सोचा कि आदि मानव ने जब अपने विचारों को किस किस रूप में और कैसे प्रकट करने की कोशिश की होगी? पहले आपने सुना होगा चित्रलिपि। चित्रलिपि लोग अपनी बातों को किस माध्यम से सामने वाले को समझाएं, इसके लिए पहले चित्रों का सहारा लिया गया होगा। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहले चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को वो व्यक्त करते थे। आखिर कुछ तो सिंबल बनाया होगा उन्होंने ना, कि हमको कैसे कहना है, कैसे बात करनी है। जब चित्रलिपि उतनी सार्थक नहीं हो पाई कि हम कहना कुछ चाहते हैं और बनता कुछ है, नहीं समझ में आया, तो चित्रलिपि ज़्यादा नहीं चली। प्राचीन काल में जब मनुष्य ने अपने विचारों को कैसे प्रकट किया? चित्रों की सहायता से, जिसे हमने चित्रलिपि कहा। लेकिन यह लिपि सही ढंग से विचारों को प्रकट नहीं कर पा रही थी। तो मनुष्यों ने क्या किया? उन्होंने सोचा कि हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि हमारी बात सही ढंग से बाकियों की समझ में आ जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? जो वो बोलते थे ध्वनियों को एक रूप देना शुरू किया। ठीक है, जो भी बोला गया उसे एक रूप दिया गया और उन्हीं ध्वनियों को क्या किया? उन लोगों ने लिखने की कोशिश की। जैसे कहते हैं ना, जब बचपन में आपने पढ़ा होगा तो कहा गया होगा कि गोली बनाओ। ठीक है, तो गोली का मतलब आपको पता ना, गोल। ठीक है, फिर खड़ी पाई खींचना है। ठीक है, ऐसे ही बताया होगा। ध्वनियों को जो लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए, जैसे कि किसी भी चीज़ को आपने कैसे कहा कि ये क ही है। आखिर किसी ने जब बोला होगा तो उसे एक रूप दिया होगा, तभी तो आपको समझ में आया बेटा कि ये क ही है, तभी तो पता चला। आपकी भाषा में ये क है, लेकिन मराठी भाषा में इसको क नहीं पढ़ा जा सकता। वहाँ अपनी चीज़ों को प्रकट करने के लिए लोगों ने अपनी ध्वनियों को जो रूप दिया, उसी को उन लोगों ने वही भाषा समझी। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि ध्वनियों को लिखित रूप, लिखित मतलब लिख कर जब हम उसको प्रकट करें। लिख कर प्रकट करने का मतलब है कि जो ध्वनि, जो शब्द हम, जो भी वर्ण या जो भी हम उच्चारित कर रहे हैं, उसको एक रूप दिया गया। ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए। ठीक है, रूप देने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों की जो व्यवस्था की गई वही क्या कहलाई? वही लिपि कहलाई। ठीक है, लिपि कहलाई। बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ध्वनि, जब हम किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, जैसे आप मैथ में 1 जानते हैं, इसे 2 जानते हैं। 1 2 का मतलब आपकी समझ में आता है, क्योंकि ये काफ़ी समय पहले से इन चीज़ों को जो ध्वनियाँ निकली होंगी उन्हें एक लिखित रूप दिया जाने लगा, तभी तो आज आपको प्रैक्टिकल में समझ में आता है ये क है, ये 1 है, ये ए है। ठीक है, जिन चिन्हों को निर्धारित कर दिया गया कि इसका मतलब ए ही होता है, तभी तो आज आपने समझा। कह रहा है ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को की जो व्यवस्था की गई वो क्या कहलाई बेटा? वो लिपि कहलाई। ठीक है, अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब होता है माँ के द्वारा। मातृ मतलब माँ,
माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। किसके द्वारा? माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। जैसे यहाँ कोई बच्चा रहता है, अगर बचपन से ही मतलब वो अगर 1 महीने का ही है, फ्यू डेज़ का ही है, उसे हम किसी दूसरे जगह रख देते हैं, जैसे कि हम विदेश में रख देते हैं या किसी एकदम गांव और देहात में रख देते हैं, तो वो वही भाषा सीखता है जो भी उसको पालता है, और जैसी भाषा उसे बोली जाती है वही भाषा वो सीखता है। इसीलिए इसका नाम है मातृभाषा। वह भाषा जिसे बच्चा किससे सीखता है? अपने माता से और अपने परिवारजनों से सीखता है, वो क्या कहलाती है? मातृभाषा। ठीक है बेटा। दूसरा टॉपिक है बेटा संपर्क भाषा। संपर्क भाषा का मतलब होता है संपर्क करना, एक दूसरे से, कॉन्टेक्ट लैंग्वेज। जैसे आप लोग बात करते हैं ना बेटा मैसेज से, मैसेज लिखते हैं तो आप लोग ना तो टोटल हिंदी लिखते हैं ना टोटल इंग्लिश लिखते हैं, दोनों भाषाओं को मिक्स करके आप लिखते हैं, तो आपके फ्रेंड्स आपकी उस भाषा को समझ लेते हैं। उसी को हम कहते हैं संपर्क भाषा। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी ये भाषा हर कोई समझ ले, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वहाँ हिंदी आपकी जो भाषा है, आपकी जो राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, उसे वहाँ पे अगर आप बोलेंगे तो लोग नहीं समझेंगे। उनसे बात करने के लिए या तो आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए या फिर एक ऐसी लैंग्वेज जो सभी जानते हो। जैसे इंग्लिश वो भाषा है जो आप हर जगह हर किसी से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही संपर्क भाषा का मतलब होता है कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं जिसके द्वारा एक जगह के लोग दूसरी जगह के लोगों से संपर्क करते हैं या बातचीत करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संपर्क भाषा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वह भाषा जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से बातचीत करते हैं वो क्या कहलाती है बेटा? संपर्क भाषा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी पूरे विश्व की संपर्क भाषा है, जिसको मैंने बताया अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जबकि भारत में हिंदी भाषा ही संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। हिंदी भाषा ही संपर्क भाषा के रूप में, क्योंकि यही हमारी राष्ट्रभाषा भी है, यही हमारी राजभाषा भी है। क्लियर हो गया बेटा? अगला टॉपिक है आपका राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा का मतलब होता है राष्ट्र, जो पूरा राष्ट्र, जैसे भारत राष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है वही राष्ट्रभाषा कहलाती है, अर्थात जिसका प्रयोग राष्ट्र के सभी लोग, एक राष्ट्र में रहने वाले सभी लोग करते हैं। कैसे? सार्वजनिक और सरकारी कार्यों में। जो गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट सरकारी कार्य काज होते हैं, उसमें हमारी कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है? हिंदी ही इस्तेमाल होती है। कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है? हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ठीक है ना बेटा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हमारा देश 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद से हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को भारत की राजभाषा 1949 में। कब? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। किसे? हिंदी को। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कब घोषित की गई? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर के ही नाम पर हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और आज़ादी के बाद 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का भी दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है बेटा। जबकि भारत में बोले जाने वाली सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी विश्व में तीसरा स्थान रखती है। आपकी जो हिंदी भाषा है ये पूरे विश्व में 3rd नंबर पे है, हमारी यह भाषा हिंदी, ठीक है बेटा। आप लोगों ने भाषा की डिफिनेशन पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण पढ़ते हैं हम।
भाषा समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण का मतलब होता है, जैसे आपने भाषा बोल दिया, मेरे को जाना है, तो ये शब्द सही, ये भाषा शुद्ध नहीं है। भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना किसके द्वारा होता है? व्याकरण के द्वारा। व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना समझते हैं, उसको शुद्ध रूप में लिखना हमें बताता है व्याकरण, कि हमें उसे कैसे लिखना है, कौन कौन सी गलतियां होती हैं। ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना बताया जाता है। ठीक है बेटा, इसकी डिफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाषा वह शास्त्र है जिससे व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध और व्यवस्थित रूप में लिखना और पढ़ना सीखते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध और व्यवस्थित रूप में लिखना और बोलना सीखते हैं। ठीक है, हम लिख तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम बोलते हैं वो अशुद्ध बोलते हैं, तो हम लिखते भी अशुद्ध हैं। ठीक है, इसलिए व्याकरण क्या करता है? भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। जब हम बोलचाल में अनेक प्रकार की गलतियां कर देते हैं और अपनी भाषा में शामिल कर लेते हैं, अक्सर हम गलतियां करते हैं बोलते समय। ठीक है, गलत जब हम उच्चारण करते हैं तो हम गलत ही लिखते हैं, और ऐसे हमारी भाषा क्या हो जाती है? गलत हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। ठीक है, इन्हीं अशुद्धियों, इन्हीं गलतियों को रोकने के लिए क्या करते हैं? हम व्याकरण का सहारा लेते हैं। इसकी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप में लिखना व बोलना सीखते हैं। क्लियर ना बेटा? अब आते हैं भाषा के व्याकरण के भाग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के कितने पार्ट्स होते हैं? ग्रामर के कितने भाग होते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। व्याकरण का पहला भाग होता है वर्ण विचार। पहला होता है वर्ण विचार, जहां इसमें हम क्या करते हैं? इसमें वर्णों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। दूसरा होता है शब्द विचार, जैसा कि भाषा का अंग बताया गया था, शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार, मैंने अभी बताया था वाक्य विचार। और चौथा है रूप विचार। जैसा कि आपने पढ़ा, व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 4 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और रूप विचार। वर्ण विचार में हम क्या करते हैं? वर्णों के आकार, क ख ग घ, ये कितने होते हैं, कैसे होते हैं, अलग अलग सबकी उच्चारण ध्वनियाँ कहाँ होती हैं, इन सबों के बारे में, और उनके मेल से शब्द का निर्माण कैसे होता है, ये हम वर्ण विचार में पढ़ते हैं। शब्द विचार में हम पढ़ते हैं कि इसकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कैसे विकास किया, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे शब्द हमारे हिंदी भाषा में कैसे मिले और इनका अर्थ क्या निकलता है, हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कॉन्सेप्ट में, शब्द विचार में। ठीक है, अब वाक्य विचार में हम जानते हैं कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, इनको कैसे एक साथ रखते हैं, इनके पारस्परिक संबंध कैसे हैं, इन सब की जानकारी किस में मिलती है बेटा? वाक्य विचार में। और चौथा है रूप विचार, और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? इनके शब्दों के रूप कैसे परिवर्तन होते हैं, उनकी रचना, इनके भेद, इनके कार्य, इन सब की जानकारी हमको किस में मिलती है? रूप विचार में। ठीक है, भाषा के अंग। नेक्स्ट, लिपि। ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। क्लियर ना बेटा? मातृभाषा वह भाषा जिससे बच्चा अपनी माता व अन्य परिवारीजनों से सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, संपर्क भाषा वह भाषा जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से संपर्क या बातचीत करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। क्लियर हो गया बेटा ये? अब आगे पढ़ते हैं हम राष्ट्रभाषा। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है, वह भाषा
जिसका प्रयोग एक राष्ट्र के सभी लोग सार्वजनिक और सरकारी कार्यों में करते हैं। कहाँ कहाँ? सार्वजनिक और सरकारी कार्यों में। वो क्या कहलाती है बेटा? राष्ट्रभाषा। 14 सितंबर 1949 को 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, अगला टॉपिक था व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लिखना व बोलना सीखते हैं। मैंने व्याकरण के भाग को बता दिया। वर्ण विचार में क्या आता है मैंने जैसा कि अभी आपको समझाया। वर्ण विचार में वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका आकार कैसा होता है, प्रकार कैसा होता है, मैंने अभी वर्ण विचार में समझाया। दूसरा शब्द विचार। शब्द विचार का मतलब है कि हम शब्दों के विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से आए, इनका विकास कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। वाक्य विचार में क्या बताते हैं? वाक्यों के भेद कौन से हैं, इनका गठन कैसे हुआ और ये कैसे एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। रूप विचार में होता है शब्दों के रूप में परिवर्तन, इनकी रचना और बाकी चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाता है। ठीक है ना बेटा? जैसा कि मैंने आपको ये पूरा भाषा यहाँ से लेके भाषा और व्याकरण से लेके ये चीज़ पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। वैसे ये आपके भाषा चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहता है और आपको पढ़ने में भी इसे आसानी होती है। बेटा ये सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं आपके बुक में वो सब आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा आज की डेट डाल के। इसके बाद भी अगर कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू बेटा।